Hello everyone, this is प्रशांत। वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पिछले वीडियो में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी किए थे। इस वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, ये वीडियो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नीट या अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के मैकेनिज्म को समझेंगे कि एयर अंदर क्यों कैसे आता है, एयर बाहर कैसे जाता है, प्रेशर क्यों थोरैसिक चैम्बर के अंदर इंक्रीज होता है, प्रेशर थोरैसिक चैम्बर के अंदर क्यों इंक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है। थोरैसिक चैम्बर है तो उसके अंदर वॉल्यूम क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, एयर कैसे किस मैकेनिज्म के द्वारा अंदर से बाहर जाता है, CO2 अंदर से बाहर जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स थोरैसिक चैम्बर क्या है, उससे कौन से मसल्स अटैच्ड होते हैं, वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स का क्या होता है। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। और हम लोग स्पायरोमीटर के बारे में भी जानेंगे, स्पायरोमीटर क्या होता है, और PYQ नीट का 2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप इस वीडियो को पढ़िएगा, इस वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद आपको एनसीईआरटी ईजिली समझ में आएगा। ओके, और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। ओके, तो आइए काम की बात करते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व 2 स्टेज। ब्रीथिंग के 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इंस्पायरेशन, सेकेंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है, जब हम लोग एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर से बोर्ड बाहर से एटमॉस्फेयर से अंदर लंग्स में लेते हैं, उसे इंस्पायरेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन क्या है, लंग्स से, मतलब एल्वियोलाई में लंग्स होता है, एल्वियोलाई से CO2 को बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ना एक्सपायरेशन कहलाता है। नॉर्मली लैंग्वेज में मैंने दोनों को समझा दिया, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को। ओके, अब देखो, अब डिटेल में एक एक करके जानेंगे कि इंस्पायरेशन क्या होता है। ब्रीथिंग के 2 स्टेजेस हैं, एक इंस्पायरेशन, एक एक्सपायरेशन। तो हम लोग एक एक करके ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझेंगे, इंस्पायरेशन के मैकेनिज्म को समझेंगे, उसके बाद एक्सपायरेशन को मैकेनिज्म को समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंस्पायरेशन से। इंस्पायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन इसमें एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लिया जाता है। एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉ इन। ओके, मतलब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको लंग्स के अंदर लिया जाता है। ओके, तो ये कैसे ऑटोमेटिक अंदर चला आता है, इस मैकेनिज्म को समझने वाले हैं। ओके, अब देखो, प्रेशर विद इन, अब जब एयर अंदर आएगा तो उस टाइम प्रेशर लंग्स में क्या होगा, तो यही बता रहा है, प्रेशर विद इन लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लंग्स का प्रेशर है वो कम रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में। ओके, जिससे एयर बाहर से अंदर आएगा। ओके, तो जब लंग्स में प्रेशर कम रहेगा उसे क्या कहेंगे, निगेटिव प्रेशर कहेंगे। किसके रिस्पेक्ट में प्रेशर कम है, तो एटमॉस्फेरिक की रिस्पेक्ट में कम है, मतलब एटमॉस्फेयर की तुलना में लंग्स में जो प्रेशर है वो कम है, तो लंग्स में प्रेशर कम है उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव प्रेशर कहेंगे। ओके, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट लॉ बताने वाला हूँ, ये लॉ आप लोग समझ जाइएगा तो आपको ये सभी चीज़ें समझने में आसानी होगी। ओके, तो देखो, आप लोग प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा। देखो, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स,
बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या चीज़ है? तो बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स बॉयल्स लॉ बताता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, पी मतलब क्या है? प्रेशर। पी मतलब प्रेशर। अब वी मतलब वॉल्यूम। अब देखो, प्रेशर प्रेशर बढ़ेगा, किसी सिस्टम में प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ओके, जब किसी सिस्टम में प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब हम लोग किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, अब हम लोग लंग्स का ही बात कर लेते हैं। जब लंग्स में प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो लंग्स में ऑटोमेटिक वॉल्यूम घटेगा, मतलब ऑटोमेटिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब हम बोलेंगे कि लंग्स में प्रेशर कम हो ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ये भी दिमाग में याद रखना है कि जब लंग्स में प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम, जब लंग्स में प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम कम भी हो रहा होगा साथ में। और जब लंग्स में प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रहा होगा। जस्ट अपोजिट, प्रेशर के जस्ट अपोजिट वॉल्यूम होता है। तो प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब लंग्स में प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम लंग्स में ऑटोमेटिक घटेगा। उसी टाइम जब लंग्स में प्रेशर कम होगा तो उसी टाइम वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ओके, तो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। ओके, और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग प्लीज़ इसे नोट कर लें और ये चीज़ आपको याद रखना है। एयर की टेंडेंसी होती है कि एयर हाई प्रेशर से कहाँ मूव करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव कहाँ करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद समझिए इसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। जब इंस्पायरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर लिया तो क्यों अंदर आया? एटमॉस्फेरिक अंदर क्यों आया? क्योंकि लंग्स के अंदर एटमॉस्फेयर की तुलना में प्रेशर कम है और वॉल्यूम लंग्स के अंदर ज़्यादा है, इसीलिए आया। जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम रहेगा उसे क्या कहेंगे? नेगेटिव प्रेशर कहेंगे। कि ओके, जब लंग्स में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में कम रहेगा उसे नेगेटिव प्रेशर कहेंगे। तो लंग्स में प्रेशर कम है तो लंग्स का नेगेटिव प्रेशर होगा और एटमॉस्फेयर का पॉजिटिव प्रेशर होगा। ओके, अब देखो, अब इतना हो गया, प्रेशर की बात हम लोग कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम की। जब प्रेशर कम हो रहा है, जब प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए बॉयल्स लॉ के अनुसार। तो देखो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, इंस्पायरेशन इनिशिएट contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis। देखो, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज होगा। ओके, आपको ये नीट का क्वेश्चन है कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज करेगा। अब इसे डायग्राम से समझते हैं। ये वाला क्या बता रहा है? ये इंस्पायरेशन मतलब इनहीलेशन, ब्रीथ इन, और ये एक्सपायरेशन, ब्रीथ आउट।
तो देखो, जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं ना, तो लंग्स के अंदर या थोरेसिक चैम्बर के अंदर प्रेशर कम होता है, ओके, और वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखो, इनिशियली डायफ्राम इस तरीके से रहता है, इस तरीके से डायफ्राम ये है वो इनिशियली इस तरीके से रहता है। मैं बता दूं ये क्या चीज़ है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये क्या है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये क्या चीज़ है? ये रिब्स, रिब्स है। ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, और ये क्या चीज़ है? रिब्स है, रिब्स। और ये डायफ्राम मसल्स है, ये वाला डायफ्राम मसल्स। तो जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इनिशियली जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम इस तरीके से रहता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम यहाँ से मतलब बाहर की ओर खिंच जाता है, मतलब फ्लैट हो जाता है इस तरीके से, ओके। तो देखो, ये इस यहाँ वॉल्यूम कम है, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ओके। तो इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। देखो, इंस्पायरेशन इनहेलेशन में क्या होता है, इसमें डायफ्राम फ्लैट, मतलब जो डोम शेप का है वो फ्लैट हो जाता है, ओके। तो यहाँ यही बोल रहा है, इंस्पायरेशन में जो डायफ्राम, ये थोरैक्सिक चैम्बर है वो उस, ये थोरैसिक चैम्बर हुआ, इस तरीके से रहता है। ये रिब्स हैं, रिब्स है, रिब्स है, रिब्स है, रिब्स है। ये स्टर्नम हुआ। अब यहाँ पे क्या रहता है? डायफ्राम मसल्स, ओके। तो शुरू इनिशियली डायफ्राम डोम शेप का होता है, ओके। जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम का साइज कैसा हो जाता है? ये डायफ्राम का साइज है वो नीचे की ओर फ्लैट हो जाता है, ओके। फ्लैट हो गया तो हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं तो फ्लैट हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। यहाँ वॉल्यूम क्या है? कम है, इतना ही वॉल्यूम है। देखो तो ये जब ये नीचे आ जाता है तो वॉल्यूम फ्लैट हो जाता है डायफ्राम, तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ओके। तो यही फंडा यहाँ पे बोला जा रहा है, यही चीज़ कि हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो थोरैसिक चैम्बर का तो वॉल्यूम, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज करेगा, ओके। अब देखो, अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, और इंटरनल, एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है? बाहरी। इंटर मीन्स दो के बीच में, कॉस्टल मीन्स रिब्स, मतलब दो रिब के बीच में मसल्स होता है। बाहर की ओर दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होता है उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ओके। तो देखो, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए। ये क्या चीज़ है? रिब्स, ये रिब्स है, ओके। ये क्या है? ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये रिब्स एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिब्स से अटैच होते हैं बाहर की ओर। अब रिब्स के अंदर क्या होता है? रिब्स के अंदर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो यहाँ पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होगा। अब देखो, और यहाँ पे डायफ्राम होगा, डायफ्राम, ओके। लोअर साइड में थोरैसिक चैम्बर के लोअर साइड में डायफ्राम होता है। अब इस पोर्शन को जूम किया गया तो देखो, यहाँ ये क्या चीज़ है? रिब्स है, रिब्स है, रिब्स
अब देखो ये रिब्स हो गए, ये रिब्स हो गया, ये दोनों रिब्स के बीच में क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर देखो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के अंदर क्या होता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ओके, तो ये क्या चीज़ है, ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ओके, तो आप लोग इन एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स लिफ्ट्स अप होंगे। मतलब जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स बाहर की ओर खींच जाएंगे। क्यों खींचेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिब्स से कनेक्ट होते हैं, तो रिब्स मूव करेगा तो ऑटोमेटिक जब देखो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिब्स से अटैच होते हैं, जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल मूव करेगा तो रिब्स ऑटोमेटिक मूव करेगा। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बाहर की ओर मूव करेगा, बाहर की ओर मूव करेगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है वो बाहर की ओर मूव करेगा, तो रिब्स है वो बाहर की ओर मूव करेगा। ओके, तो यही फंडा है, जब रिब्स बाहर की ओर मूव करेगा तो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट्स अप रिब्स, अब रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम को क्या करेगा, बाहर की ओर खींचेगा। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स और स्टर्नम लिफ्ट्स अप होंगे, मतलब बाहर की ओर खींचेंगे। ओके, जिससे जिससे क्या होगा, वॉल्यूम इन थोरैसिक चैम्बर इंक्रीज हो जाएगा। थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज होगा। आपको ये याद रखना है, जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स और स्टर्नम है वो बाहर की ओर खींच जाएंगे। ओके, जिससे थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, मतलब डॉर्सो मतलब पीछे और वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्स आगे और पीछे साइड में थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये भी नीट में आ सकता है या अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ सकता है। ओके, अब देखो जब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया तो थोरैसिक वॉल्यूम ऑटोमेटिक इंक्रीज हुआ। थोरैसिक वॉल्यूम जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज हुआ। अब जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स और स्टर्नम बाहर की ओर खींच जाएंगे, जिससे थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में ओके इंक्रीज होगा। अब देखो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो हम लोगों ने क्या बताया, हमने अभी बताया है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक घटेगा, ये बॉयल्स लॉ है। तो देखो इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज ऑल्सो पल्मोनरी प्रेशर। जब थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ओके, अब देखो जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है बॉयल्स लॉ में कि जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो जब वॉल्यूम थोरैसिक चैम्बर का ज़्यादा हो रहा है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर भी कम हो जाएगा, ये बॉयल्स लॉ है। तो डिक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर लंग्स के अंदर कम हो गया तो लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर लंग्स के अंदर प्रेशर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोनरी मतलब लंग्स,
लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में। ओके, लंग्स के अंदर वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया, लंग्स के अंदर पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर घट गया। तो ऐसा कंडीशन होने से क्या होता है, एयर जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में मूव करेगा फोर्सफुली, फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इन, मतलब मूव इनटू लंग्स, मतलब एयर बाहर से अंदर की ओर मूव करेगा। ओके, तो देखो इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म को हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है इंस्पायरेशन का। क्या है ये, इंस्पायरेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिब्स, देखो सबसे पहले क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम एंटेरियर पोस्टेरियरली एक्सिस में थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स और स्टर्नम राइज्ड हो जाएंगे, रिब्स और स्टर्नम बाहर की ओर खींच जाएंगे। ओके, जिससे जब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर घटेगा। तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि एयर का टेंडेंसी होता है कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा थोरैसिक चैम्बर में। तो एयर की टेंडेंसी होती है कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करे। तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर हाई है तो एटमॉस्फेयर से एयर मतलब ऑक्सीजन अंदर लंग्स के अंदर आ जाता है। तो यही मैकेनिज्म है इंस्पायरेशन का। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एक्सपायरेशन क्या होता है। इंस्पायरेशन के मैकेनिज्म को हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं। अब इसकी समरी को देखते हैं, इंस्पायरेशन के समरी को। आपको प्लीज़ इसे नोट कर लेना है। इनहेलेशन मतलब इंस्पायरेशन, सांस अंदर लेना। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, इंस्पायरेशन। आपको याद रखना है, इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर ले रहे हैं, इसे इंस्पायरेशन भी कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन में देखो एक एक स्टेप यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होगा, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, लेकिन बट मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि इसमें इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल सबसे पहले रिलैक्स होगा, उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। या ये चीज़ एनसीईआरटी में यहाँ से दिया गया है कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे रिब केज ऊपर अपवर्ड और आउटवर्ड्स मूव करेगा। रिब केज है अपवर्ड और आउटवर्ड्स मूव करेगा जिससे, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा जिससे वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूम इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो प्रेशर इन एल्वियोलाई लंग्स में होता है, तो हम लोग प्रेशर लंग्स में बोल सकते हैं या एल्वियोलाई में बोल सकते हैं। तो प्रेशर इन एल्वियोलाई ऑटोमेटिकली डिक्रीज। अब जब प्रेशर कम हो जाता है तो प्रेशर का टेंडेंसी होता है एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करे, तो एयर अंदर एल्वियोलाई मतलब लंग्स में आ जाता है तो एयर मूव इन। ओके, तो यही हुआ इंस्पायरेशन। ओके, इंस्पायरेशन को इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, इसे इंस्पायरेशन भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे
एयर को अंदर लिया जा रहा है, इंस्पायरेशन हो रहा है। देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे रिब केज एक्सपांड होगा, स्टर्नम एक्सपांड होगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने से डायफ्राम फ्लैट हो जाता है जिससे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होता है तो प्रेशर एयर की टेंडेंसी होती है प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करे। तो थोरैसिक कैविटी में प्रेशर कम है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर हाई है तो एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स में आएगा। तो इसी को इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा इंस्पायरेशन। अब एक्सपायरेशन क्या होता है? जस्ट जस्ट इसके अपोजिट। इंस्पायरेशन में हम लोग एयर को बाहर छोड़ते हैं, एल्वियोलाई एयर है उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, उसे एक्सपायरेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? लंग्स के अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोनरी मतलब लंग्स, प्रेशर मतलब प्रेशर, इंट्रा मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर हाई होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, जब लंग्स के अंदर प्रेशर हाई हो जाता है तो लंग्स के अंदर वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ओके, और एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ओके, तो देखो जब लंग्स में प्रेशर हाई होता है तो उसे पॉजिटिव प्रेशर कहते हैं। किसके कंपैरिजन में प्रेशर हाई होता है? एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। ओके, एटमॉस्फेयर के विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर लंग्स में प्रेशर पॉजिटिव होता है। ओके, अब देखो जब प्रेशर लंग्स के अंदर हाई होता है तो अब देखना, जब प्रेशर हाई होता है तो वॉल्यूम टू घटना चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे घटता है यही यहाँ पे बताया जा रहा है। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल रिटर्न डायफ्राम्स एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। अब देखो डायफ्राम है और डायफ्राम और एक्सटर्नल, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है वो रिलैक्स हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट था अब रिलैक्स हो गया, सब अपने अपने पोजीशन पे आ गया तो रिलैक्स हो गया। तो डायफ्राम फ्लैट था तो वो इस तरीके से रिलैक्स हो जाता है। ये है तो ये फ्लैट था तो डायफ्राम रिलैक्स हो गया। ओके, तो वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बाहर की ओर था इस तरीके से तो वो अंदर की ओर खींच जाएगा तो इस तरीके से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होगा तो डायफ्राम और स्टर्नम अपने अपने पोजीशन, अपने अपने जो नॉर्मल पोजीशन पे थे उस पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ओके, जिससे क्या होगा? थोरैसिक रिड्यूस द थोरैसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, जिससे थोरैसिक वॉल्यूम कम होगा और साथ ही साथ पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होगा। पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स का वॉल्यूम भी कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक हाई होगा बॉयल्स लॉ के अनुसार। तो देखो वॉल्यूम कम हो गया। अब देखो इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर, लंग्स के अंदर इंट्रा मतलब इंट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर, जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो स्लाइटली मतलब थोड़ा सा एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो जाता है। मतलब लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में। ओके, देखो जब थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक
चैम्बर का वॉल्यूम घटेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट जाएगा, ओके। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में। अब वॉल्यूम बढ़ गया, अब प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, एयर की टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करने में। तो हाई प्रेशर कहाँ है, लंग्स में हाई प्रेशर है, लंग्स में हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर एयर जो CO2 है, जो CO2 है वो बाहर की ओर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा हाई प्रेशर की वजह से। तो एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिटेल्स में एक्सपायरेशन के मैकेनिज्म को समझ चुके हैं। अब देखो ये NCERT का डायग्राम है। देखो एक्सपायरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स स्टेज में आ जाएगा, ओके। जो डायफ्राम है वो रिलैक्स स्टेज में आ जाएगा और अपवर्ड मूव हो जाएगा। पहले यहाँ पे था डायफ्राम, अब इस तरीके से रिलैक्स मोड में आ गया, डोम शेप में हो गया, ओके। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी रिलैक्स स्टेज में आ जाता है, जिससे रिब्स और स्टर्नम अपने अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, ओके। जिससे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के रिलैक्स होने से थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम ऑटोमेटिक घट जाता है। तो ये थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम घट रहा है, ओके। यहाँ पे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो एयर की टेंडेंसी होती है एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करे। तो थॉरैक्स में मतलब लंग्स में जो प्रेशर है वो हाई है, तो एयर हाई प्रेशर से मतलब CO2 हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगा, मतलब एटमॉस्फेयर में मूव कर जाएगा। तो एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स। तो यही मैकेनिज्म है, बस आपको यही याद रखना। आप इस चार्ट को बना लीजिए, एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन, एक्सहेल क्या होता है, इसमें एक्सपायरेशन होता है। किसका, एक्सहेलेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना, इसे क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन, ओके। इसमें क्या होता है, NCERT में देखो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल के बारे में नहीं दिया हुआ है, बट आप लोग इसे समझिए। सबसे पहले इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद NCERT में यहाँ से दिया हुआ है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होगा, उसके बाद रिब केज मूव डाउनवर्ड और इनवर्ड, मतलब रिब केज अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे डाउनवर्ड साइड में और अंदर की ओर, जिससे वॉल्यूम कम हो जाएगा, ओके। अब देखो जब रिब केज अपने स्थान पे पहुंच गए तो डायफ्राम, अब उसके बाद डायफ्राम भी रिलैक्स होगा, जिससे वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगा। रिब केज डाउनवर्ड अपने स्थान पे आ जाएगा, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, जिससे वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर लंग्स के अंदर मतलब एल्वियोलाई में इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा, ओके। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स होगा, उसके बाद रिब केज डाउनवर्ड मूव हो जाएगा, उसके बाद डायफ्राम रिलैक्स होगा, डायफ्राम रिलैक्स होने से वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है तो प्रेशर इन एल्वियोलाई इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होने से एयर बाहर की ओर मूव करता है, ओके। तो हम लोगों ने अच्छे से ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को समझ चुके हैं, ओके।